पूरे सरफेस के लिए ये फील्ड वेरिएबल ना होकर के कांस्टेंट हो गई, बट उसका वैल्यू ही 0 हो गया क्योंकि x इक्वल टू 0 पर लोकेटेड है। इसलिए इस फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स काम का होके भी 0 हो गया क्योंकि फील्ड का रिजल्ट 0 हो गया। अब हम आते हैं इस पे मेंस में, बट आपके मेडिकल में आना बाकी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ इतना जोर दे करके बोल रहा हूँ। ये सवाल छोड़ के नहीं जाना, ये सवाल करके जाना, क्योंकि ये नीट के अंदर सीधे सीधे मिल सकता है। फ्लक्स इज नॉट इक्वल्स टू q by 6 एप्सिलॉन नॉट। अब ये इसका आंसर हो गया। तो अगर सिमेट्री होगी तो बराबर बराबर डिवीजन होगा, सिमेट्री नहीं होगी तो अलग अलग डिवीजन करेंगे। क्या किया, टोटल फ्लक्स निकाला, फिर हमने फ्लक्स ऑफ 1 क्यूब निकाला। दिस फ्लक्स इज शेयर्ड बाय, अब देखो ये जो फेस है जिसमें ये चार्ज लोकेटेड है, तो इस चार्ज की फील्ड लाइंस इस फेस में होंगी यूं करके, ठीक है ना। अगर ये फील्ड लाइंस इसके फेस में होंगी तो एरिया के परपेंडिकुलर हो गई। तो मतलब चार्ज जिस फेस में लोकेटेड है उसका तो फ्लक्स 0 हो गया, उसका तो मतलब बर्बाद हो गया बेचारा वो सरफेस। तो अगर चार्ज यहाँ लोकेटेड है तो ये फेस बेकार हो गया। अगर चार्ज यहाँ लोकेटेड है, आगे तो आने ही वाला है, तो ये बर्बाद हो गया, ये बर्बाद हो गया क्योंकि फील्ड इसके प्लेन में हो गई, फील्ड इसके प्लेन में हो गई, एरिया के परपेंडिकुलर हो गई। अगर चार्ज यहाँ पर लोकेटेड है तो 3 फेसेस बेकार हो गए, एक ये और एक ये, ठीक है ना। तो चार्ज जिस फेस में लोकेटेड होगा उस फेस का फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो अब यहाँ पर चार्ज इस फेस में लोकेटेड है तो इस फेस का फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो ये जो q by 2 एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज शेयर्ड बाय 5 सरफेसेस। अगर इक्वल अमाउंट में शेयर होगा तो एक फेस का फ्लक्स होगा q by 10 एप्सिलॉन नॉट, और अनइक्वल होगा तो नॉट इक्वल्स टू q by 10 एप्सिलॉन नॉट। अब हमें देखना पड़ेगा इक्वल है या अनइक्वल है, तो वो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो। चलो यहीं पर है, यहाँ पे देख लो आप। अब ये जो चार्ज है इन 4 फेसेस से, जैसे यहाँ पर चार्ज है तो ये इन 4 फेसेस से तो इक्वल ही है, बट इस 5वें से अनइक्वल डिस्टेंस पर है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम बोलेंगे फ्लक्स ऑफ ईच फेस इज नॉट इक्वल्स टू q by 10 एप्सिलॉन नॉट। इक्वल टू तब होता जब हमारा सिमेट्रिक डिवीजन हर फेस के अंदर अप्लाई हो रहा होता। तो वापस से रिवाइज की, हमने 5 फेसेस बनाए, तो अब ये चार्ज इस क्यूब के बॉडी सेंटर पर आ गया। अब हम गॉस थ्योरम लगाते हैं, तो फ्लक्स ऑफ दिस क्यूब इस क्यूब है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब क्योंकि बॉडी के सेंटर पर है इसलिए 6 पार्ट में इक्वली डिवाइड होगा, तो फ्लक्स ऑफ दिस फेस इज q by 6 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर हो गया हमारा q by, जैसा बताया, अगर चार्ज इसकी जगह पर है तो ये टॉप फेस और ये राइट साइड वाला फेस बेकार हो गया। अब सबसे पहले आपको कितने क्यूब बनाने पड़ेंगे, तो अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो हमें इसे पूरी तरह एनक्लोज करना पड़ेगा। हमें टोटल 4 क्यूब चाहिए होंगे, 4 क्यूब्स आर रिक्वायर्ड। तो फ्लक्स ऑफ 4 क्यूब बाय यूजिंग गॉस थ्योरम q by एप्सिलॉन नॉट, flux of 1 cube by using symmetry q by 4 epsilon naught, this q by 4 is shared by 4 faces। तो बेकार हो गए, ठीक है ना, साइड वाला, तो मैंने यहाँ पर हटा दिए जो बेकार हो गए। तो दिस फ्लक्स इज शेयर्ड बाय 4 फेसेस। अब चेक करो, ये वाला फेस जो बैक वाला है इससे a by 2 पर है, फ्रंट वाला a by 2 पर है, राइट ये लेफ्ट साइड वाला a पर है, बॉटम वाला a पर है, तो इसका मतलब डिवीजन अनइक्वल है। तो फ्लक्स ऑफ ईच फेस इज नॉट इक्वल्स टू q by 16 एप्सिलॉन नॉट। तो q by 16 एप्सिलॉन नॉट होता तब होता जब सिमेट्री है, अब नहीं, ये वाला और ये वाला 3 फेसेस बेकार हो गए तो हटा दो, बाकी कितने बचे, 3। अब वो जो 3 है चेक करके देखो, इस चार्ज से बराबर बराबर दूरी पर लोकेटेड है। दैट मींस अब ये जो q by 8 है ये इन तीनों में इक्वली डिवाइड होगा, और फ्लक्स ऑफ 3 फेसेस जो हमारे पास, फ्लक्स ऑफ 1 फेस आउट ऑफ 3 फेस हमारे पास हो जाएगा कितना, q by 24 एप्सिलॉन नॉट। तो हमने ये q by 8 के फ्लक्स को इन तीनों में इक्वली डिवाइड कर दिया क्योंकि तीनों सिमेट्रिकली लोकेटेड थे। तो फ्लक्स ऑफ ईच फेस हमारे पास आया 6 में से नहीं, 3 में से हर फेस का जो फ्लक्स आया, जो बचे हुए फेसेस का फ्लक्स आया, दैट फ्लक्स इज q by 24 एप्सिलॉन नॉट। अब इस पे एप्सिलॉन नॉट, अब इस पे प्रॉब्लम ये आता है, ये वाला देखो, अब ये कहता है कि इसका फ्लक्स बताओ। ये एडवांस लेवल प्रॉब्लम, ये आमतौर पे वो बच्चे कर पाते हैं जिनको इतनी नॉलेज है। अब क्या करोगे, पहले तो चारों तरफ दीवारें खड़ी करो, तो जैसे ही आप दीवारें बिल्डअप करोगे ये आ गया कॉर्नर पर। अब 8 क्यूब बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करो। तो एक के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया क्यूब के अंदर q by 8 एप्सिलॉन नॉट। 3 फेसेस बेकार हो गए, ठीक है ना। कौन कौन से 3 फेसेस बेकार हो गए, टॉप वाला बेकार हो गया, फ्रंट वाला बेकार हो गया, ठीक है ना, फ्रंट वाला क्यों बेकार हो गया, राइट साइड वाला बेकार हो गया, टॉप वाला बेकार हो गया, और बैक साइड वाला बेकार हो गया। बाकी बचे 3, उनके अंदर इक्वल डिवीजन मारा तो इसका फ्लक्स हमारे पास आ गया q by 24 एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे करके फ्लक्स का डिवीजन का सवाल किया जाता है। अब चलते हैं और अच्छे प्रॉब्लम पर। सब
सब कुछ है, चार्ज फेस सेंटर पर है, एस सेंटर पर है, बॉडी सेंटर पर है, ठीक है ना, कॉर्नर पर भी लोकेटेड है। हमें टोटल फ्लक्स निकालना है। इसे निकालने के लिए एक बड़ा सिंपल सा मैं आपको तरीका दे रहा हूं, तो आप कभी फंसोगे नहीं, तो ध्यान से देखना। अब आप क्या करो, सबका कंट्रीब्यूशन उसके अकॉर्डिंग लिखो। जैसे अगर चार्ज बॉडी सेंटर पर होता है तो पूरा, जैसे आप सॉलिड स्टेट के अंदर करते हो केमिस्ट्री में, बिल्कुल वैसे ही फिजिक्स के अंदर चलना है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का कंट्रीब्यूशन पूरा जाता है, तो बस एप्सिलॉन नॉट लिखा। फेस सेंटर्ड का कंट्रीब्यूशन आधा जाता है, एज सेंटर्ड का कंट्रीब्यूशन 1/4 जाता है, और लास्ट में आता है हमारे पास कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 जाता है। तो इस तरीके से करके पहले आप चीजें अरेंज कर लो। अब जो बॉडी सेंटर पर है उसको बॉडी सेंटर पर डाल दो, तो यहाँ आ गया 4Q। फेस सेंटर पर जितने चार्ज है, तो 2 चार्ज फेस सेंटर पर है, इनको यहाँ पर एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो। तो अब मेरे ख्याल से आप क्यूब वाले प्रॉब्लम में तो कभी नहीं अटकोगे। क्यूब लेंथ हो गई 1 मीटर, ठीक है ना। मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि लैम्डा हमें दे रखा था कूलम पर सेंटीमीटर के यूनिट में। तो चार्ज एनक्लोज आ गया 100 क्यू कूलम। अब आपको फ्लक्स निकालना है, इजीली निकाल सकते हो। चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट किया तो 100 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन देखोगे तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैक्सिमम लेंथ हो जाएगी हमारे पास √3L। अब आप लैम्डा की, अब आप क्यू एनक्लोज की वैल्यू निकाल लो, वो होगी लैम्डा इंटू √3L हो जाएगी हमारे पास √3L। अब आप लैम्डा की, अब आप क्यू एनक्लोज की वैल्यू निकाल लो, वो होगी लैम्डा इंटू √3L, और मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू आ गई लैम्डा √3L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो है ना, बिल्कुल आसान, फ्री के 4 नंबर दिला, कोई बात नहीं, मैं इधर से ले जा रहा हूँ। तो ये रॉड इस क्यूब के अंदर से पास करने वाली है। अब जैसे जैसे ये रॉड इसके अंदर चलती चली जा रही है, ठीक है ना, आप जैसे देख रहे हो, तो चार्ज एनक्लोज, चलो आपके सामने करता हूँ। तो जैसे जैसे ये रॉड इसके अंदर चलती चली जा रही है, ये जो लेंथ है क्यूब के अंदर, दैट मीन्स चार्ज एनक्लोज की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। तो फ्लक्स भी बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अब देखो बेटा, लेंथ कांस्टेंट हो गई, तो इस वक्त फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, है ना। और अब इसके बाद ये रॉड इससे एग्जिट लेना शुरू करी। अब लेंथ धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, तो फ्लक्स भी धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, और फाइनली 0 हो गया। क्या होता है कि जब एक रॉड को हम पास कराते हैं, तो रॉड जब तक है, एक तो एससीवी में है जो ये मैं करा रहा हूँ आपको, दूसरा नहीं है, ठीक है ना, वो जनरली आईआईटी के अंदर आता है। तो आप वैसे करो, ठीक है ना, इससे आसान क्या चाहिए। तो चलो ब्रेक करते हैं, इसको हम लोग पूरा लगाते हैं अपने हिसाब से। तो टोटल फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस, फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस प्लस फ्लक्स ऑफ सर्कुलर सरफेस। अब यहाँ पर 2 सर्कुलर सरफेस हैं, इसलिए दोनों सर्कुलर सरफेस का फ्लक्स अलग अलग लिखा है। हमारा एम है फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस निकालना। इसको हम लिखेंगे बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो देखो इसके अंदर चार्ज है, तो स्लाइटली ग्रेटर देन आर है, ठीक है ना। अब हम इसमें फील्ड निकालते हैं। तो जस्ट आउटसाइड, जिसको आप समझ लेते हो ऑन द सरफेस, वो ऑन द सरफेस नहीं है, जस्ट आउटसाइड है। इस फील्ड का फॉर्मूला आ गया k3/r²। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर, 3Q और Q मतलब मिल करके हो गई 4Q। डिस्टेंस की वैल्यू, तो इस जगह के लिए डिस्टेंस हो गया स्लाइटली ग्रेटर देन 2r, है ना, और हम इस डिस्टेंस को ले रहे हैं नियरली इक्वल्स टू 2r r²। तो ये आ गया P1 वाले पॉइंट पर फील्ड का रिजल्ट। अब सिमिलरली हम P2 वाले पॉइंट पर फील्ड निकालते हैं। P2 वाले k3/r², आपने कैपेसिटर के अंदर भी सीखा था। तो कंडक्टिंग और 110 प्लस 4Q। अब यहाँ का चार्ज आपको वो बोलते हैं फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक पैरेलल और एक समरी लेते हैं। तोड़ने वाला हूं, वैसे रखने पड़ेंगे। इन्फिनिटी पर है चार्ज साइड में, यहां से हमने वैल्यू एक बार डिटेल में तो 20। तो अगर एक चार्ज के सराउंडिंग स्फीयर पर हम एक चार्ज को लेकर के चलना शुरू कर देते हैं, तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा, तो इन सब रास्तों का वर्क डन 0 हो जाएगा। या फिर ऐसे हम नेक्स्ट, ये फिर से वही उसी टाइप का एग्जांपल आ गया। तो हमें ये इक्विपोटेंशियल से रखे, हमें बताना है फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगी। तो जहाँ इक्विपोटेंशियल सबसे पास होंगे, तो वो बी पर सबसे पास मिल रहे हैं, इसलिए बी पर फील्ड सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये सेम प्रॉपर्टी पर मैंने यहाँ पर सवाल आपका एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट, इसको वरदान मिला हुआ है कि ये सब मेडिकल वालों से पूछा जाएगा, और मेडिकल वालों को वरदान मिला हुआ है 90% जनता छोड़ के आएगी, ठीक है ना। अब इस टाइप के सवाल को कैसे करना है, अच्छे से दिमाग लगा के प्रैक्टिस करोगे। फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, यानी फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो ये फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो नहीं करना नहीं है कुछ, अभी सुनो। तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक के साथ माइनस आई कैप, एक के साथ प्लस जे कैप।
ऑप्शन तलाशो। माइनस आई कैप प्लस जे कैप में मेडिकल में 100% एक ही ऑप्शन मिलेगा, बिना सॉल्व के टिक मारो आगे बढ़ जाओ। हाँ एक चीज़ देख लेना, नन ऑफ दीज नहीं होना चाहिए, पता चले उसने आपको धोखा दे दिया वहाँ पे। तो अगर नन ऑफ दीज नहीं है, माइनस आई कैप और प्लस जे कैप में एक ही ऑप्शन है, टिक मार दो, 10 सेकंड में आपका सवाल खत्म, आप आगे मूव कर जाओ। बट अगर सॉल्व करना ही है तो फिर करना ही पड़ेगा, फिर उसे करने का तरीका देखो। अब बेटा ध्यान देना, हम फील्ड कैसे निकालने वाले हैं, पहले हम फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब रास्ता 1.5 मिनट का होगा, ठीक है ना, टाइम लगेगा। कैसे निकालेंगे, हम यूज करेंगे डेल्टा वी, फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देख रहे हो मैंने थीटा नहीं लगाया, मतलब मैंने डिस्प्लेसमेंट फील्ड के अलॉन्ग लिया है। तो हम क्या करेंगे, एक इक्विपोटेंशियल से दूसरे इक्विपोटेंशियल पर परपेंडिकुलर डालेंगे। तो आप देखो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, ठीक है ना, ये हमारे लिए डेल्टा आर का काम करेगा। इस डेल्टा आर को हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, कैसे, तो उसके लिए थीटा चाहिए, थीटा ये दे रखा है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। तो डेल्टा आर की वैल्यू हो गई यहाँ से यहाँ तक का गैप, ये हो गया 10, यूनिट हो गया सेंटीमीटर, यूनिट का भी ख्याल रखना है। तो डेल्टा आर बाय 10 सेंटीमीटर साइन 30 डिग्री। तो सबसे पहले मैंने डेल्टा आर बाय 10 सेंटीमीटर बराबर साइन 30 डिग्री, यहाँ से डेल्टा आर की वैल्यू ले ली 5 सेंटीमीटर। अब मैंने सीधे लिखा डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई डेल्टा आर। अब आप कहोगे सर साइन क्यों नहीं लगा रहे, अरे यार मैं मान के चल रहा हूँ ना हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, हमें तो फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो डेल्टा वी हो गया इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वो हो गया 10 वोल्ट ई इंटू 5 सेंटीमीटर। तो ई का मैग्नीट्यूड आ गया 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट मार लो 200 वोल्ट पर मीटर। तो फील्ड तो मिल गई भाई 200 वोल्ट पर मीटर। तो इतने से तो आंसर भी चमक गया, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो अब नन ऑफ दीज ने यहाँ हमारा खेल बिगाड़ रखा है, बट हाँ मैग्नीट्यूड तो मिल गया 200 वोल्ट पर मीटर का है। एंगल ढूंढ लेते हैं। अब एंगल सुनो, एंगल भी बड़े स्मार्ट तरीके से निकालते हैं, क्योंकि फील्ड और इक्विपोटेंशियल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसलिए अगर इक्विपोटेंशियल एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो फील्ड वाई एक्सिस से उतना ही एंगल बनाएगी। तो जो चीजें परपेंडिकुलर होती हैं उनकी प्रॉपर्टी यही होती है, एक जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है दूसरा उतना ही वाई एक्सिस से बनाता है। तो फील्ड वाई एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो भाई एक्स एक्सिस से इसका स्लोप काउंट करोगे तो वो हो जाएगा 90 + 30 यानी 120 डिग्री का एंगल। तो फील्ड का वैल्यू हो गया 200 वोल्ट पर मीटर और इधर से